नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों नंबर सिस्टम की। आप मैथ में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो एक बेसिक चैप्टर आता है, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? जब आप नंबर्स के साथ डील कर रहे हो और आपको पता है मैथ्स पूरा बेस किस पर है, नंबर्स एंड लॉजिक्स पर। तो नंबर्स पर कैसे लॉजिक लगते हैं वही आपका नंबर सिस्टम है कि आप कोई भी नंबर्स को इस्तेमाल करके कैसी भी कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ भी कहीं पर नंबर का इस्तेमाल करते हैं, वो सब आपका क्या है बच्चों, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो आज हम लोग इसे ही पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, कैसे इसके अंदर चीज़ें आती हैं, कैसे हम लोग मैथ्स में उन्हें यूज़ करते हैं और बाकी फिर वो चैप्टर्स में उनका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस चैप्टर का पार्ट है ना। तो ये मैथ का एक बेसिक चैप्टर है, आपकी नींव है मैथ्स की और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, मगर बनते बहुत सारे सवाल हैं। चलिए तो बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो अगर नंबर सिस्टम की मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? अगर मैं आपसे कहता हूं नंबर सिस्टम, तो नंबर्स का सिस्टम, तो नंबर क्या है? व्हाट इज नंबर? नंबर है क्या? तो नंबर क्या है बच्चों? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एन अरिथमेटिकल वैल्यू एक्सप्रेस वाया वर्ड, सिंबल और फिगर। अब मैंने यहां पर मान लीजिए इस प्रकार से क्या लिखा, 1 लिखा। एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तब भी आपको पता है ये रोमन नंबर में 1 हो जाता है। इस तरीके से लिख दूं, कुछ हिंदी का 1 हो जाता है। तो आपको क्या पता है कि ये सिंबल्स के द्वारा किसी चीज को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? किसी क्वांटिटी को काउंट करने में यूज होते हैं, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में यूज होते हैं। जब हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये अरिथमेटिकल वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे वो वर्ड हो, चाहे सिंबल हो, चाहे फिगर हो, उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला चीज है। और यहां पर ये किस लिए इस्तेमाल होता है? किसी चीज को काउंट करने के लिए, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो संख्या क्या है हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब संख्या समझ में आ गई तो हमारे मन में फिर क्या आता है? अगला सवाल क्या आता है उसके बाद हमारे मन में कि भैया नंबर में के इस्तेमाल से नंबर सिस्टम क्या हुआ? तो जब नंबर के इस्तेमाल को हम करते हैं, कोई एक सिस्टम बनाते हैं, यानी उसको यूज करने का एक तरीका लेते हैं, तो वो नंबर सिस्टम हो जाता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन कहती है नंबर सिस्टम इज अ राइटिंग सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स। आप जब नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो वो नंबर सिस्टम हो जाता है। दैट इज अ मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑफ गिवन सेट। किसी नंबर्स के सेट को लिखने का, पढ़ने का और बोलने का जो तरीका है उसे हम नंबर सिस्टम का पार्ट मानते हैं। ये क्या करता है? डिजिट्स का इस्तेमाल करता है, आपके सिंबल्स का इस्तेमाल करता है उसको रिप्रेजेंट करने में। सीधी और सिंपल भाषा में कहें कि संख्याओं की जो भाषा है, जैसे मैं हिंदी का प्रयोग कर रहा हूं या इंग्लिश का प्रयोग कर रहा हूं तो उसमें ग्रामर का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। ग्रामर क्या बताता है? ये सेट ऑफ रूल्स है कि आप किस भाषा को कैसे प्रयोग करेंगे। सेम नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम इन संख्याओं की भाषा है ताकि हमें पता चले कि हम इन संख्याओं का इस्तेमाल कैसे करें, उसके रूल्स नोटेशंस कैसे होंगे, इसकी जो मेथड है उसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। यानी कि नंबरों की भाषाओं को नंबर सिस्टम कह सकते हैं साधारण भाषा में। इसको नंबरों की भाषाओं को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? नंबर सिस्टम कह सकते हैं। बात क्लियर? बहुत अच्छी। आगे बात करते हैं। अब हमारे पास आता है इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। क्या हम नंबर सिस्टम को क्लासिफाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हम भाषाओं को करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मद्रासी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, अलग अलग भाषा, रशियन, ठीक है। तो अगर हम कहें अलग अलग तरीके की भाषाएं हैं, उसको लिखने का तरीका अलग अलग है, उसको पढ़ने का तरीका अलग अलग है, बोलने का तरीका अलग है। सिमिलरली बच्चों क्या होता है? नंबर सिस्टम के साथ भी यही चलता है। अलग अलग नंबर्स के सिस्टम में अलग अलग नोटेशंस होती है, उनको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है। अब हम लोग इसे क्लासिफाई कैसे करते हैं? जैसे बाइनरी के थ्रू करते हैं। बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। ये 4 तरीके से यूजुअली हम नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अभी ये 4 है, ये कंप्यूटर में मेनली आता है।
हम जब मैथ की बात करते हैं, यानी पर्टिकुलरली मैथ की बात करें जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी दशमलव संख्या पद्धति। बाकी तीन चीज हमारे काम की नहीं है, वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। हमारे काम की क्या है, हमारे काम का जो नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी दशमलव संख्या पद्धति। ठीक, अब हम बात करते हैं यहां पे डेसिमल नंबर सिस्टम की, यानी दशमलव संख्या पद्धति। अब ये है क्या? डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 8 9, यानी दशमलव संख्या पद्धति सिंपल सी बात है, सिर्फ कितने स्वर आप कह सकते हैं इसमें अल्फाबेट है, 10 है। जैसे हम इंग्लिश की बात करें 26 अल्फाबेट्स होते हैं बच्चों, तो वो 26 अल्फाबेट से आप सारी लैंग्वेज और सारे वर्ड्स बनाते हैं। सिमिलरली डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके केवल 10 संख्याएं आती हैं, यानी 10 डिजिट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन 10 नंबर्स की मदद से आप पूरा नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? जैसे बाइनरी में सिर्फ 2 होती हैं, 0 1, ऑक्टल में सिर्फ 8 होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7, हेक्सा में 16 होती हैं, इसमें फिर आपके अल्फाबेट्स और आ जाते हैं, 9 तक ये आ गए, यानी 6 अल्फाबेट्स और आएंगे, एफ तक अल्फाबेट्स और आ जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ, और इन सब का इस्तेमाल से हम लोग वो सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेसिमल की बात करें, यानी यूजुअली जो हम काउंटिंग नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो इन्हीं से बना होता है, इन्हीं 10 संख्याओं का हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमें पता चल गया नंबर क्या होता है, उससे नंबर सिस्टम कैसे बना, नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या होता है, और जो नंबर सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं मैथ्स में, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति, वो क्या होता है। इतनी बात क्लियर है? इतने में किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अब आता है इसके बाद क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हम कैसे करते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है, ठीक है, तो ये नंबर 2 तरीके का हो सकता है, या तो रियल या इमेजिनरी, यानी या तो वास्तविक या काल्पनिक। ठीक है, अब देखो आपके मन में आता है सर वास्तविक और काल्पनिक होता क्या है? हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो यूजुअली a + i b के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, ये i अगर आ जाता है तो आप इसको किसी भी नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते। नंबर लाइन क्या होता है? एक आपकी इस तरीके की लाइन होती है, ये 0 हो गया, यहां से ये नंबर चलता है, बचपन में हम सबने पढ़ा था 2 3 -1 -2 -3। जब आपका x की लाइन में चल रहा होता है तो वो आपका रियल नंबर है। अगर इसके लिए हमें एक और डायमेंशन में लाइन बनानी पड़े, वो इमेजिनरी लाइन हो जाती है। ठीक है, वो हमारी क्या हो जाती है? इमेजिनरी लाइन हो जाती है। और जब वो इमेजिनरी लाइन पर आपका नंबर आने लगता है तब वो क्या हो जाता है? आपका इमेजिनरी टर्म हो जाता है। यानी होलसेल आप एक बात समझिए, अगर a + ib के फॉर्म में कोई नंबर लिखा जाता है और अगर b 0 है तब तो वो रियल है, लेकिन अगर b 0 नहीं है, यानी ये b 0 हो गया तो केवल a आ रहा है, अगर केवल a आ रहा है तब तक रियल। अगर b 0 हो गया तब क्या हो जाएगा आपका? अगर b 0 है तब आपका हो जाएगा रियल, अगर b 0 नहीं है तब आपका क्या होगा? इमेजिनरी। ठीक है, यानी जिस भी टर्म के साथ आपका i आ रहा है वो सारे टर्म आपके क्या हो जाते हैं? इमेजिनरी हो जाते हैं। जिन भी टर्म के साथ अगर आपका i आ रहा है वो सारे टर्म क्या हो जाते हैं? इमेजिनरी हो जाते हैं। और i की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। अब रूट के अंदर -1 कभी हो नहीं सकता, यानी नेगेटिव वैल्यू कभी भी रूट के अंदर नहीं आ सकती। अगर रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है, यानी अगर वो आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? काल्पनिक कंडीशन हो जाएगी। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। तो आपको पता चल गया, आपने नंबर को 2 तरीके से क्लासिफाइड कर दिया, रियल और इमेजिनरी। हमारा जो पार्ट है वो रियल में डिपेंड करेगा, इमेजिनरी हमारे पार्ट में नहीं आता। चलो, तो अगर मैं बात करूं रियल की, तो रियल भी 2 तरीके से क्लासिफाइड हो जाता है, रैशनल और इररैशनल। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? अगर मैं आपसे कहता हूं कोई नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जाए जहां पे q 0 ना हो, जहां पर q 0 ना हो, वो आपका क्या हो जाता है? वो आपका हो जाता है रैशनल नंबर, यानी परमीय संख्या। रैशनल नंबर यानी कि परमीय संख्या हो जाती हैं ऐसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं?
लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q 0 ना हो, वो हमारा रैशनल नंबर हो जाता है, यानी परमीय संख्याएं हो जाती है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर जहां पर वैल्यू p अपॉन क्यू के फॉर्म में हम जब लिखते जाते हैं, q 0 ना हो, तो p या q में से कोई एक टर्म आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों? कुछ ऐसे टर्म जिनको आप समाप्त नहीं कर सकते, जिनको आप क्या नहीं कर सकते? समाप्त नहीं कर सकते, आप खत्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2 लिखा, तो इस रूट के अंदर 2 की वैल्यू जो है वो आपकी हो जाएगी 1.4132 एंड सो ऑन, 41412 एंड सो ऑन, कंडीशन बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो आपको नहीं पता इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो जब भी आपके सामने ऐसी कंडीशन आती है, जैसे √3 की वैल्यू हो गई 1.732 एंड सो ऑन, आपको नहीं पता इसकी एंड की वैल्यू क्या होगी, तो जब भी आपके सामने ऐसी वैल्यू आ जाती है जिनकी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाते, उन सबको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। या आप ऐसा कह सकते हो, जहां पर भी रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू लिखी हो, मान लो क्यू लिखा है, जिसको जो कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो सब आपका क्या हो जाता है? इर्रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है बात? अब रैशनल नंबर p अपॉन क्यू मैंने कहा लिखा जाए जहां पे q 0 ना हो, ऐसे नंबर कोई भी नंबर 3/2, 1, -1, 2, 4/7, 7/4, ऐसे कोई भी नंबर, किसी भी तरीके के जो आपके क्या हो, एक एग्जैक्ट वैल्यू दे पा रहे हो, यानी p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हो, वो आपके हो जाते हैं रैशनल नंबर। ठीक, फिर हम क्या कर सकते हैं? रैशनल नंबर को फिर क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब रैशनल नंबर को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं? रैशनल नंबर को क्लासिफाइड हम ऐसे कर सकते हैं बच्चों कि रैशनल नंबर भी 2 तरीके से लिखे जा सकते हैं। एक आपका हो जाएगा इंटीजर और फ्रैक्शन, एक आपका हो जाएगा इंटीजर, दूसरा हो जाएगा आपका फ्रैक्शन, यानी एक हो गया पूर्णांक और एक हो गया भिन्न। ठीक है, अब इंटीजर कौन से हुए? इंटीजर आपके वो नंबर हुए, इंटीजर आपके वो नंबर हुए बच्चों जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, जहां q की वैल्यू 1 है, जहां पर q की वैल्यू हमेशा 1 हो जाए, वो आपके क्या हो जाते हैं बच्चों? इंटीजर हो जाते हैं। p अपॉन क्यू में q की वैल्यू हमेशा 1 हो, जैसे 1, 2, 3, -1, -2, -3। बात क्लियर हो रही है? यानी जहां पर भी आपकी p अपॉन क्यू अगर आप लिख रहे हैं और q आपका 1 हो जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका बच्चों इंटीजर हो जाएगा। अब फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन वो वैल्यूज हो गई जहां पर आपका p अपॉन क्यू के फॉर्म में वैल्यू है और q ना तो 0 है ना 1, q ना तो 0 है ना 1 है। अब कहोगे सर रूट में आ गया, तो बेटा रूट में आएगा तो इर्रेशनल है। हमने पहले ही बता दिया रैशनल नंबर है, यानी रूट वाली वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग वाले टर्म यहां पर नहीं आएंगे। ठीक है, अब मैं यहां पे फ्रैक्शन की बात करूं तो फ्रैक्शन हम कैसे लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में लिख सकता हूं जैसे 3/4, 4/5, 5/4, ये जितनी वैल्यू है जहां पे अपॉन में कुछ वैल्यूज आ रही हो, वो सब आपकी फ्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, फिर अपन लोग क्या कर सकते हैं? यहां पर इंटीजर को फिर क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इंटीजर को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? इंटीजर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं नेगेटिव एंड होल नंबर। यानी नेगेटिव इंटीजर कौन से हो गए? नेगेटिव इंटीजर आपके हो गए बच्चों जो -1 से नेगेटिव इंफिनिटी तक जाते हैं, -1 से नेगेटिव इंफिनिटी तक जाते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक, अब होल नंबर क्या हो सकते हैं? होल नंबर बाकी नंबर्स। अब होल नंबर भी 2 पार्ट में आते हैं। होल नंबर 2 पार्ट में किस किस में आते हैं बच्चों? एक आपका हो जाता है 0 और एक हो जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, नेगेटिव नंबर्स को नेचुरल नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। होल नंबर्स 0
और नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और कहते हैं। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। तो हमें क्या पता चला, होल नंबर में बता देता हूं कैसे रहते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब इसमें से 0 हटा दूं तो मेरे पास रहेगा 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। तो ये आपके क्या होगा, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, यानी आपके नेचुरल नंबर हो गए। क्लियर है बात? तो हमें क्या पता चला कि आप इंटीजर को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते थे, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, और होल नंबर्स को फिर दो पार्ट में कर सकते थे, नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, जहां पे नेचुरल नंबर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स को धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक। अच्छा, फ्रैक्शन को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, क्लासिफाई कर सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे होते हैं, नंबर फ्रैक्शंस होते हैं जहां पर हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में वैल्यू है और P क्या है, लेस देन Q है। P क्या है, लेस देन Q है। प्रॉपर यानी शुद्ध भिन्न, फ्रैक्शन भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी शुद्ध भिन्न। P अपॉन Q के फॉर्म में जहां पे P क्या है, लेस देन Q है। जैसे 3/4, 4/5, 7/10, ये सब क्या है, आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहां पे जो आपका डिनोमिनेटर है यानी हर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। ठीक है, यानी अंश से हर क्या है, बड़ा है। जब भी ऐसे केस आते हैं ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाते हैं। फिर क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जहां पर आपका P अपॉन Q के फॉर्म में है और Q क्या है, लेस देन P है। Q क्या है, लेस देन P है। अब Q लेस देन P है, जैसे कि 3/2, 5/3, सही। तो जब आपके नंबर इस तरीके से लिखे जाते हैं जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, यानी अंश जो है वो हर से बड़ा हो जाए बच्चों, तो उसे हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अशुद्ध भिन्न। अब इसको अगर मैं चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी इसको मैं पूर्णांक और शुद्ध भिन्न के फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे, जैसे कि अगर मेरे पास लिखा था 3/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 सही 1/2, यानी 1 होल 1/2। 1 सही 1/2 का मतलब 1 होल 1/2। तो ये 1 होल 1/2 जो मैंने लिखा, इसमें ये जो 1 है वो आपका पूर्णांक हो गया यानी इंटीजर हो गया, और 1/2 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया यानी शुद्ध भिन्न। तो जब इनको मिलाकर लिखा ना, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, यानी मिक्स्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है जहां पे फ्रैक्शन और इंटीजर एक साथ आ रहा है। तो जब आपके सामने ऐसी कंडीशन आती है जहां पे इंटीजर और फ्रैक्शन एक साथ आ जाए, उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर, यानी कि मिश्रित भिन्न हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हो गए। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इसको एक और तरीके से अपन समझते हैं, इसे हम लोग एक और तरीके से बच्चा समझते हैं। अब देखो, अगर मैं यहां पे क्लासिफिकेशन की और बात करूं बच्चों, तो आपका जो क्लासिफिकेशन है वो आप किस पे कर सकते हो, रियल नंबर को भी क्लासिफाई कर सकते हो। अब रियल नंबर को अगर मैं क्लासिफिकेशन समझूं, रियल नंबर का अगर मैं क्लासिफिकेशन समझूं तो कैसे समझूंगा, रियल नंबर है, एक बहुत बड़ा सा सर्किल है, उसको हम रियल नंबर का मान लेते हैं, उसमें सारे रियल नंबर एक सर्किल के अंदर। अब इस सर्किल के अंदर जो बहुत सारे रियल नंबर हैं, उसमें एक सर्किल हम और बना लेते हैं जिसमें आपके रैशनल नंबर हैं, तो बाकी नंबर क्या हो जाएंगे, बाकी नंबर आपके इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इंटीजर है। ठीक है, रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर आता है और क्या आता है, फ्रैक्शन आता है। ठीक, इसके अलावा आपका होल नंबर है। ठीक, इंटीजर में आप होल नंबर ला सकते हैं, बाकी क्या हो जाएंगे, आपके नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स। ठीक,
अब होल नंबर्स के अंदर आप क्या ला सकते हैं, जीरो और नेचुरल नंबर्स। तो हमें क्या पता चला, रियल नंबर एक बहुत बड़ा सा सर्किल है, यहां पे कुछ पार्ट आपके हो जाते हैं रैशनल नंबर और बाकी पार्ट हो जाते हैं इरेशनल नंबर। अगर मैं डायरेक्ट इरेशनल नंबर लिख देता तो आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने उसे गोला बना के लिख दिया, ठीक है, इसके अंदर कि ये रैशनल में और इरेशनल में बढ़ता रहा है। रैशनल आपका फ्रैक्शन और इंटीजर में बढ़ गया, इंटीजर जो है वो आपका नेगेटिव और होल नंबर में बढ़ गया, और होल नंबर आपका नेचुरल और जीरो में बढ़ गया। इस तरीके से आपका रियल नंबर पूरा क्लासिफाइड हो जाएगा बच्चों। क्लियर है इतनी बात? सबको क्लियर हो गई? आगे बात करते हैं। तो अब आपसे जैसा मैंने कहा था रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आपके क्या हो जाते हैं, याद रखने वाली बात है, रैशनल नंबर वो नंबर हैं जो हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर Q क्या नहीं होना चाहिए, Q जीरो नहीं होना चाहिए, और फिर हम रैशनल नंबर को क्लासिफाइड कर लेंगे अपना, ठीक है। P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए और Q जीरो नहीं होना चाहिए। याद रहेगा इतना? इतना याद रहेगा ना सबको? रैशनल नंबर यानी परमीय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, जहां पर Q शून्य नहीं होगा। रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। आगे बढ़े, ठीक है। फिर क्या आता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P अपॉन Q बट वेयर P और Q आर नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। यानी इरेशनल नंबर भी ऐसे नंबर हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, पर यहां पर P या Q में से कोई एक वैल्यू ऐसी आ जाती है जो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ जाती है, जिसकी वजह से हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि अगर मैं आपके सामने लिख दूं √3, तो मैं अगर इसके नीचे 1 लिख रहा हूं तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया, √3/1, पर √3 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पा रही है, वो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है, यानी उसका कोई अंत या एग्जैक्ट वैल्यू एक आप पूर्ण संख्या में नहीं लिख सकते। इस वजह से इसे इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या हम कहते हैं बच्चों। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम में कई बार एक सवाल पूछा गया है कि अगर आपके सामने दिया गया है 22/7 3.14, ठीक है, पाई ऑल ऑफ दिस, और आपसे पूछा जा रहा है बताओ बच्चों इन चार में से कौन सी, मतलब इनमें से कौन सी संख्या इरेशनल है यानी अपरिमेय संख्या है। तो अब हमारे दिमाग में क्या आता है कि 22/7, 3.14 और पाई तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों की वैल्यू सेम है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। पर नहीं, 22/7 अपने आप में P अपॉन Q के फॉर्म में है, 22/7 अपने आप में P अपॉन Q के फॉर्म में है। 3.14 जो कि डेसिमल है, और डेसिमल आप फ्रैक्शन का ही एक फॉर्म है, रिटन फॉर्म, जिसके नीचे हमेशा 10 के मल्टीपल में वैल्यू आती है। पॉइंट हटाया, नीचे 100 लगा दिया, तो P अपॉन Q के फॉर्म में ये भी हो गया, 314/100 के फॉर्म में हो गया, यानी ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया। अब पाई क्या है? पाई आपकी एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है जो आपको बताता है कि कितना जो सर्किल है उसके कर्वेचर के और रेडियस के बीच में, यानी सर्कमफ्रेंस और रेडियस के बीच में क्या एक मिनिमम रेशियो बनता है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं है, 3.143257 एंड सो ऑन करके अभी भी अरबों में इसकी वैल्यू निकल चुकी है पॉइंट के बाद। तो पाई क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता पाते। हम इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू तो बता सकते हैं, क्लोजेस्ट इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, पर एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल पाते, इसलिए पाई जो रिप्रेजेंट करता है वो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करें तो अगला नंबर आपका किस फॉर्म में आता है? इवन या ऑड नंबर्स के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? इवन या ऑड नंबर्स के फॉर्म में आता है। इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं? जब भी कोई संख्या 2 के मल्टीपल में लिखी जा सकती है, जब भी कोई संख्या 2 के मल्टीपल में लिखी जा सकती है तो वो संख्या इवन नंबर्स कहलाती है, यानी सम संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, ये सब संख्याएं क्या हो गई? आपकी इवन संख्याएं हो गई। अब जब भी आपकी कोई संख्या
जब भी आपकी कोई संख्या 2 के मल्टीपल में नहीं होती, जब भी आपकी कोई संख्या 2 के मल्टीपल में नहीं होती तो वो ऑड हो जाती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक, तो आपको क्या पता चला? सम संख्या क्या हो गई? 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी 2 का टेबल। और ऑड संख्या क्या हो गई? उनके अलावा जो भी संख्या है वो ऑड संख्या है। क्लियर? अब एक बहुत बड़ा विवादित स्टेटमेंट चलता है बच्चों, क्या जीरो इवन है या ऑड? जीरो इवन है या ऑड, इस पर बहुत विवाद चलता है। तो याद रखिए, जीरो क्या है? इवन है। अगर आपके सामने दो ऑप्शन है, वैसे इवन ऑड में हम कई लोग इसको प्रेफर ही नहीं करते, लेकिन अगर जीरो को हमें डिफाइन करना है तो हम इवन डिफाइन करेंगे। एक सिंपल सा लॉजिक है, देखो एक सीरीज के फॉर्मेट पे देखते हैं। मैंने 2 का टेबल लिखना शुरू किया उल्टा, 10, 8, 8, 6, 4, 2। अब अगला नंबर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, फिर -2 आएगा, -4 आएगा। सीरीज कंप्लीट। अब देखो यहां पे क्या है? 9, 7, 5, 3। आप देखो सीरीज 2-2 से तो कम हो रही है, 1 पर। अब 0 के लिए फिर गड़बड़ा जाएगी। तो यूजुअली हम 0 को क्या मानते हैं? 0 को हम लोग इसी वजह से इवन नंबर मान लेते हैं। चलो, इवन ऑड की बात हो गई, यानी सम विषम की बात हो गई। अब हम बात करेंगे परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर यानी परिपूर्ण संख्या। नाम ही बड़ा अच्छा सा है कि नहीं? परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट है। नथिंग इज परफेक्ट हम लोग कहते हैं, तो नंबर परफेक्ट क्यों है? क्या खासियत है इसकी? इस नंबर की खासियत बड़ी प्यारी सी है कि जब आप इसके फैक्टर्स यानी गुणनखंड लिखते हैं, जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूं 1 के फैक्टर्स क्या है, तो 1 का फैक्टर 1 है। अगर मैं आपकी 2 की बात करूं तो 2 के फैक्टर है 1 और 2। 6 के फैक्टर की बात करूं तो 1, 2, 3, 6। यानी इसके जो नंबर्स है जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिन जिन नंबर से ये डिवाइड हो सकता है, 1 से भी 6 डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से भी। तो जिन जिन नंबर से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है वो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। अब ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स जब हम करते हैं, क्या करते हैं? फैक्टर्स करते हैं और उन्हें ऐड करते हैं, तो वही नंबर आ जाता है, एक जादू की तरह। जैसे मैंने 6 लिखा, तो 6 के फैक्टर मैंने अभी यहां पे क्या क्या लिखे थे? 1, 2, 3, 6। तो अब यहां पे क्या है? इसके जो फैक्टर्स है अगर मैं ऐड करूं, इसके फैक्टर्स ऐड करूं उस संख्या को खुद को छोड़कर, मतलब 6 को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास वही संख्या आ जाती है। यानी 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 + 2 + 3 = 6 हो गया मैजिक। मैंने 6 के फैक्टर लिखे, 1, 2, 3, 6। पहले 3 को जोड़ा, 6 को छोड़कर, वही आंसर आ गया। एक और एग्जाम्पल आता है इसका, 28। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है इसका 28। मान लीजिए 28 के फैक्टर लिखे, 1, 2, 4, 7, 14, 28। अब मैंने ऐड किया, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 28 हो गया। यानी उस संख्या को छोड़कर अगर मैं बाकी नंबर से इसके फैक्टर्स ऐड कर दूं, उस संख्या को छोड़ के बाकी इसके फैक्टर्स क्या करूं बच्चों? ऐड कर दूं, तो मेरे पास वही संख्या आ जाती है। ऐसे नंबर्स आपके परफेक्ट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इनका दूसरा स्पेशल कंडीशन क्या है? इनकी दूसरी स्पेशल कंडीशन क्या है कि अगर मैं इनके फैक्टर्स के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम, यानी उनको पलट के लिख दूं सिंपल साधारण भाषा में, तो क्या होगा? अगर मैं उन्हें पलट कर लिखकर ऐड कर दूं, उनके फैक्टर्स को पलट कर ऐड कर दूं, यानी रेसिप्रोकल्स को ऐड कर दूं, तो मेरे पास हमेशा 2 आएगा। मेरे पास हमेशा क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। यानी अगर मैं यहां पर
1/2, 1/4, 1/7, 1/14, 1/28 अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 2 आएगा। या आप सिंपली कह सकते हैं अगर इसके फैक्टर्स में 1 को छोड़कर बाकी सबको ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये 1 अगर उधर चला जाए तो मेरे पास क्या आएगा, 1/2, 1/4, 1/7, 1/14, 1/28, ये कितना हो गया, 2 था -1, 1। तो अगर मैं उस नंबर को छोड़कर एज इट इज ऐड कर दूं तो वही नंबर आ जाता है, और 1 को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स के रेसिप्रोकल ऐड कर दूं तो 1 आ जाता है ना बढ़िया। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, परफेक्ट नंबर यानी परिपूर्ण संख्या कहते हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं, देखते हैं आगे आपके सामने क्या है। आगे आपके सामने आता है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य नाम ही से समझ में आ रहा है, जो भाज्य ना हो यानी जो डिवाइड ना हो। तो अब ऐसी संख्याओं की अगर मैं बात करूं जो प्राइम नंबर्स हैं यानी जो डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। सिंपल सी बात है, डिवाइड नहीं हो पा रहे यानी ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स केवल 2, एक 1 और एक वह स्वयं, यानी किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं हो पाते, इसलिए अभाज्य प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या हो गए, ऐसे नंबर्स जो जिनके फैक्टर केवल 1 और इटसेल्फ, 2 फैक्टर्स हो। फॉर एग्जाम्पल 2, ठीक है, 3, 5, 7, ये एक ऐसे नंबर्स हैं जो आपके क्या हैं, प्राइम नंबर से, यानी इनके केवल 2 फैक्टर हैं, 1 और वह स्वयं। अब यहां पे अगर मैं अभी कुछ चीजों की बात करूं तो एक याद रखना, 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है, यानी 2 के अलावा कोई भी ऐसे प्राइम नंबर्स नहीं है जो इवन है। 2 के अलावा ऐसे कोई भी इवन नंबर्स नहीं है जो प्राइम है, यानी 2 के अलावा कोई भी सम संख्या क्या नहीं हो सकती, अभाज्य नहीं हो सकती। ठीक, 2,3 केवल 2 और 3 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो कॉन्जिक्यूटिव है यानी क्रमांगत है। 2 और 3 केवल ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो क्रमांगत हैं। क्या है, क्रमांगत। 2 और 3 केवल ऐसे हैं, बाकी सब के बीच में कोई ना कोई नंबर्स का डिफरेंस होगा। 2 और 3 लगातार आने वाले केवल कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, यानी क्रमगत अभाज्य संख्या। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो आगे क्या आता है, कंपोजिट, जिसे हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है, या कई लोग इसे भाज्य संख्या भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4 के फैक्टर लिखे 1, 2, 4। तो हमें क्या पता चला, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई और नंबर भी उनको डिवाइड कर सके, यानी उनके कुछ और फैक्टर हो सके, ऐसे नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहलाती है। 9 पहला ऐसा ऑड नंबर है जो कंपोजिट है। 9 से पहले कोई भी आपकी संख्या कंपोजिट यानी यौगिक नहीं होती। 9 पहला कंपोजिट क्या है, नंबर है जो ऑड है, और 4 आपका पहला कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या है। ओके, इसके बाद आपका आता है यूनिट यानी इकाई। अब यूनिट या इकाई, आप यूनिट जानते हो ना, यूनिट जब भी लिखते हैं तो आप क्या कहते हो, एक की बात हो रही है। यूनिट की जब भी बात होगी आप क्या कहोगे, एक की बात हो रही है। यूनिट की जब भी बात होगी तो किसकी बात होगी, एक की बात होगी। तो आपको पता है यूनिट का मतलब हो गया 1। अब 1 को हमने अलग क्यों माना, ना यौगिक माना ना अभाज्य माना, यानी ना तो प्राइम माना ना कंपोजिट माना। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 के अगर मैं फैक्टर करता हूं बच्चों तो 1 का केवल एक फैक्टर होता है जो वह स्वयं है, यानी 1 है। और मुझे प्राइम के लिए कंडीशन क्या है, मुझे 2 नंबर चाहिए। प्राइम के लिए कंडीशन क्या है, 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 और वह स्वयं। पर यूनिट एक ऐसा नंबर है, यानी 1 एक ऐसी वैल्यू है जिसके केवल एक ही फैक्टर होता है, इसलिए प्राइम नहीं है। और कंपोजिट की कंडीशन है 2 से ज्यादा। अब जिसके 2 नहीं हो पा रहे, 2 से ज्यादा कहां हो पाएंगे, इसलिए नया तो वो कंपोजिट है, इसलिए उसे अलग डिफाइन कर दिया 1
क्लियर? चलिए, इतनी बात भी सबको क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं। आगे आपका क्या आता है? को प्राइम नंबर्स आता है। आगे आपका क्या आता है बच्चों? को प्राइम नंबर्स आता है, यानी सह अभाज्य संख्याएं आती हैं। अब सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स क्या हो गया? मैं आपसे कह रहा हूं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सुन के ऐसा लग रहा है कि दो प्राइम नंबर्स जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट, पर ऐसा है नहीं। ऐसी दो संख्याएं जो आपस में अभाज्य हैं, ऐसी दो संख्याएं जो आपस में क्या है? अभाज्य हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा 4 और 9। मैंने क्या लिखा? 4 और 9 लिखा। अब 4 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 4। 9 के फैक्टर होते हैं 1, 3, 9। यानी ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, पर ये आपस में को प्राइम है। आपस में को प्राइम क्यों है? क्योंकि 1 के अलावा इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच के कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसी संख्याएं जिनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो आपके को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। यूजुअली जो रेशियोज होते हैं वो आपके क्या होते हैं? को प्राइम। जितने भी आप रेशियो फाइंड आउट करोगे वो यूजुअली क्या होते हैं? को प्राइम के फॉर्म में होते हैं, या आप कह सकते हैं उनका एचसीएफ 1 होता है। तो जहां जहां आपके एचसीएफ 1 हो जाता है वो सब नंबर आपके को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी सबको? ठीक, अच्छा, को प्राइम नंबर क्लियर है। अच्छा, आप कहोगे सर क्या को प्राइम नंबर्स हमेशा स्क्वायरी के फॉर्म में होते हैं? ऐसा नहीं है। अगर मैं यहां पे लिखूं 10,21, तो आप देखिए 10 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 5 और 10। 21 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 3, 7 और 14। सॉरी 14 कह रहा हूं, 21। 1, 3, 7 और 21। ठीक है, तो आपको पता चल गया 10 के फैक्टर 1, 2, 3, 5 है, यानी ये किसी का स्क्वायर नहीं है। 10 भी है, 1, 3, 7, 21 होगा, ये भी किसी का फैक्टर नहीं है। तो आपको पता है इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो ये को प्राइम नंबर्स हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे आपका अगला नंबर क्या है जिससे हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर? अगला नंबर क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। अब ये ट्विन प्राइम नंबर क्या होगा? ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। जैसे 3, 5, 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13। ठीक, तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाए? 2 हो जाए, उन्हें हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाए? 2 हो जाए, उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं बच्चों। क्लियर? चलिए, तो इतनी बात भी क्लियर हो गई। ट्विन प्राइम नंबर क्या हो गए? ऐसे नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो जाए। अब याद रखिएगा 3, 5, 7 ट्रिपलेट प्राइम नंबर है। ट्रिपलेट प्राइम नंबर्स यानी ऐसे आप कह सकते हैं, या फिर ये डबल ट्विन प्राइम है, यानी ऐसे केवल एक ही ट्रिपलेट है जहां पे ट्विन प्राइम नंबर्स लगातार आ रहे हैं। 3, 5, 7, इसके अलावा कहीं पे भी ट्विन प्राइम नंबर्स 2 के अलावा एक तीसरा नहीं आता। जैसे 11, 13 हो गया, फिर 17, 19 हो गया। ठीक है, फिर 19 के बाद 23 हो गया। लगातार कभी नहीं आएंगे 3। सिर्फ 3, 5, 7 ऐसे ट्विन प्राइम नंबर्स हैं जो लगातार आ जाते हैं। क्लियर? इकलौता ऐसा ट्रिपलेट है। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं जितना अभी तक बताया आपको क्लियर हुआ होगा नंबर सिस्टम। आगे नंबर सिस्टम में और भी चीजें पढ़ेंगे, और भी इसके सवाल देखेंगे, बहुत मजेदार चीजें सीखेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर्स कैसे काउंट किया जाता है, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाला जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हम आपके साथ आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।